लक्ष्मण जी, इन नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर गुजरात और हिमाचल के? शुक्रिया दिग्विजय जी। और निश्चित रूप से चुनाव कोई भी हो उसका तो असर होता ही है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अहम राज्य है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो एक प्रोजेक्ट किया गया था वो गुजरात मॉडल, गुजरात के विकास और उसके जरिए एक राष्ट्रीय छवि बनाई गई। अब अगर 8 साल केंद्र में रहने के बाद नरेंद्र मोदी की उस छवि का भी एक इम्तिहान था कि गुजरात में इस बार का चुनाव परिणाम क्या होता है। और अगर गुजरात वो इतने बड़े मार्जिन से जीतते हुए दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसे इतना प्रचार करेगी कि अब गोया 2024 के चुनाव तक उसका शोर सुनाई दे और फिर से वो ये बात क्लेम कर लें कि नहीं भाई, हमारे खिलाफ तो जैसे गुजरात में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गुजरात में नाहक ये टीवी चैनल वाले कुछ लोग कह रहे थे कि गुजरात में लोग नाराज हैं, आम आदमी पार्टी की रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है, कांग्रेस भी अपने ढंग से लड़ रही थी और अचानक ऐसा लग रहा है कि ये तो एक तरफा चुनाव हो गया। तो ये शोर 2024 के चुनाव तक बहुत जोर से मचाया जाएगा। और बिल्कुल एक छोटे सा सवाल आपसे इसी बीच में पूछूंगा, ये जो एंटी इनकम्बेंसी को मात दी है बीजेपी ने गुजरात में, ये बीजेपी ने दी है या नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने दी है? इस मुद्दे पर मैं प्रेम जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया जान लूं। अब ये बात तो बहुत मुश्किल है असल में मेरी वहां के कई पत्रकारों से बात हो रही है, तो वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें खुद ही भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये हुआ कैसे। जो लोग वहां कर रहे थे, हम लोग तो दूर बैठ के देख पा रहे हैं। अब चूंकि चुनावी परिणाम जो आ गया है उसे तो आपको मानना पड़ेगा। अब निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत जगह पे काम करती है। अगर वो दिल्ली के चुनाव में काम कर रही है तो वो गुजरात में क्यों नहीं काम करेगी, जहां 3 मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट का इस्तीफा दिलाना पड़ा। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो इतना बदलाव गुजरात में क्यों नहीं हुआ, क्यों क्यों करना पड़ा? अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो गुजरात में किए गए कामों पर चुनाव क्यों नहीं हुआ? वो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति के इमेज पर चुनाव हुआ है। एमसीडी के चुनाव दिल्ली के हुए वो भी एक व्यक्ति की इमेज पर ही हुआ, लेकिन गुजरात में तो साख दाव पर थी, क्योंकि अगर गुजरात हारते तो इसका नुकसान नरेंद्र मोदी की छवि पर पड़ता। इसलिए उस छवि को आगे करके और जाने क्या क्या करके सारी ताकत झोंक करके गुजरात में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए क्योंकि इसका फायदा 2024 में मिले। अगर ये ऐसा होता तो गुजरात में वो छवि काम कर रही है तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कर रही है? या अगर डबल इंजन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में क्यों काम नहीं कर रही है? क्यों रामपुर में इतना ताकत से चुनाव लड़ना पड़ा? चुनाव आयोग जाने कहां बैठा हुआ है, केवल 31-32% वोटिंग। ये एक सवाल पैदा करता है कि अगर वो छवि काम कर रही है तो वो बाकी जगह क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये एक विश्लेषण का मामला है, आप लोग भी विश्लेषण करेंगे, हम लोग भी इसे बैठकर विचार करेंगे कि कैसे गुजरात में ये काम कर गया और बाकी जगह क्यों ये काम नहीं कर पाया। लेकिन वो लोग प्रचार में माहिर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो देखिएगा प्रचार तो बहुत व्यवस्थित संतुलित होगा कि नहीं भाई हमारा तो पूरी लहर अभी भी कायम है। लेकिन विपक्ष के दलों, लेकिन लक्ष्मण, ये शिकायत नहीं कर सकते ना आप, भाई वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार तो करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं बैठ सकते कि नरेंद्र मोदी हर जगह क्यों जा रहे हैं भाई, वो आपको मैं तो कह रहा हूं कि ये किसी भी राजनीतिक दल का काम है, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो बाकी लोगों को भी सीखना है। कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। अगर बीजेपी सारी ताकत लगा रही है, हाँ उसके पास कुछ एडवांटेज होते हैं। अब चुनाव आयोग से क्या रिश्ता है, ये केंद्र सत्ता में रहने वाले लोगों का अलग रिश्ता होगा। विपक्ष के पास ये मौका नहीं है। पुलिस प्रशासन किसको वोट डालने दे, किसको कहे कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ आप चुनाव वोट डाल सकते हैं अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो ये अधिकार विपक्ष के पास है ही नहीं कि वो कुछ लोगों को रुकवा दे, चिन्हित कर दे। तो ये तो अंतर है। भले ही हम ना देखें और भले इस पे बहस में हो, लेकिन हम तो इस बात को देखेंगे कि अगर चुनाव निष्पक्ष है। अभी आप रामपुर का जिक्र कर रहे थे दिग्विजय जी, ये बीच में अभी मीडिया में ही हम खबर बैठकर देख रहे हैं कि 20वें राउंड के बाद मीडिया को खबर देना बंद हो गया। और अभी आपने आंकड़ा बताया कि अब फिर से बाजी पलट गई है कि अब बीजेपी की दिख रही है। तो सबको दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। और इसलिए
ये बहुत दिलचस्प है, जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य और साधारण नहीं है। यादव जी, 1 मिनट डॉक्टर यादव आपको रोकूंगा। आसिम रजा जो समाचार है, सरकार है, उन्होंने बयान किया है कि रामपुर में पुलिस ने ही खेल किया है, वोट डालने से रोका गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि प्रशासन से है। और इस बीच वहां आकाश सक्सेना ने आसिम रजा पर 15,000 वोटों की बढ़त बना ली है। मैं आपको बता दूं, 1 घंटे पहले ये 16,000 का अंतर था, लेकिन सपा के पक्ष में था। अब उल्टा हो गया है, 15,000 वोटों का अंतर हो गया है और बीजेपी के पक्ष में है। अब डॉक्टर यादव, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये बात, आपके सवाल का एक हिस्सा जो है उससे मैं सहमत हूं कि भाई राजनीति में सभी हैं, तो किसी एक से ये शिकायत नहीं की जानी चाहिए कि वो अपना प्रचार ज्यादा करवा ले रहा है, या वो हर जगह कई कई जगह पे ब्रह्म की तरह यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मौजूद है, उसके चेहरे पर सब कुछ लड़ा जा रहा है। इस वाली बात से सहमत है, ये शिकायत नहीं की जा सकती। मैं इसके दूसरे पहलू पर जोर दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में अब एक तर्क तो प्रेम कुमार जी ने दे दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपका प्रचार करने का तरीका कम से कम पार्टी अध्यक्ष से तो अलग होगा। ये वाली बात तो आप मेरी भी सहमति के साथ दर्ज कर लीजिए। दूसरी बात मेरी ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब मैं कह रहा हूं, तो मैं सैद्धांतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं। चुनाव आयोग के सामने सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या यूपी में समाजवादी पार्टी सब बराबर है, ये सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन क्या इस देश में इस बात पर अब सवाल नहीं उठाए जाएंगे कि चिन्हित करके विपक्षी दलों के वोटर, सो कॉल्ड वोटर, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं, कोई बोल करके लाउड स्पीकर पर अनाउंस करके वोट डालने नहीं जा रहा है कि मैं बीजेपी के विरोध में वोट डालने जा रहा हूं। ये तो कपड़े से पहचानने वाला जो बयान है प्रधानमंत्री का, वैसे ही पहचान ले रहे प्रशासन और वोट डालने नहीं दिया जा रहा। अगर लोकतंत्र में, चुनाव में मताधिकार का प्रयोग अगर नहीं हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र किस बात का और चुनाव आयोग किस बात का है? मैं यहां देख पाता हूं कि एक बहुत बड़ी विषमता है। दूसरी बात, प्रचार करने का भी सबको अधिकार है, लेकिन सबके पास मौका कितना है, कितनी जगहों पर कितना स्पेस है। दूसरी आलोचना आप बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई आप भी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, तो लोग आपको भी दिखा रहे हैं, आप पे बात हो रही है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सब कुछ इन लोगों के पास। विपक्षी दलों के पास एक ही चीज है, आप लड़ते हुए नजर आए, आप सड़क पर रहे, तो आपको कितना कोई अवॉइड करेगा। ये चुनावी परिणाम तो ये दिखा रहे हैं कि अगर आप वाकई दमदारी से लड़ते हैं, तो आप दिल्ली में एमसीडी में भी हरा रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश में भी हरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हरा रहे हैं। तो ये दोनों तीनों पहलू हैं इस पूरी बातचीत के, इसमें खुलकर के राजनीति हो। बाकी एक बार जनता के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर हमें उन सवालों को जरूर उठाना चाहिए कि अगर प्रशासन की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका अगर संदेहास्पद है, तो ये किसी दल का नुकसान नहीं है, ये जनतंत्र का नुकसान है। डॉक्टर यादव, अब आपके पास आऊंगा। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो विकल्प देने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की अपनी एक लोकतंत्र में भूमिका होती है, और लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाना चाहिए, और होता भी है, जब एक मजबूत विपक्ष हो। क्योंकि सत्ता को अगर जनता ने मौका दिया कि आप नीतियां बनाइए, तो जनता दूसरे विपक्ष को मौका दे रही है, अगर भले ही कमजोर ही सही। हालांकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो जाए जब मजबूत विपक्ष होता है। मजबूत विपक्ष को जनता एक जिम्मेदारी सौंपती है कि आप सरकार पर निगाह रखिएगा, और आप अगर सरकार हमारे मुताबिक नीतियां नहीं बनाएगी, तो हमारी आवाज आप उठाइएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध सा स्लोगन है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी सड़कों पर जिम्मेदारी विपक्षी होती है। और मुझे लोहिया जब याद आते हैं, तो वो लोहिया याद आते हैं कि जो जंगे आजादी में तो लड़ रहे थे, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, तो नहर रेट आंदोलन में सड़क पर संघर्ष करते हुए लाठी खा रहे थे और जेल जा रहे थे। तो आज जरूरत इस बात की है कि विपक्ष को निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अब दूसरा सवाल, मान लीजिए विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा हो और मीडिया उसे दिखाए ही ना, मीडिया पे केवल अगर सत्ता प्रायोजित चैनल है, आप लोग का चैनल तो खैर एक संतुलित चैनल है, मैं देखता रहता हूं, लेकिन एक जिम्मेदारी लोकतंत्र में स्वतंत्र स्वायत्त मीडिया घरानों की भी है। जैसे स्वायत्त होने के बावजूद
चुनाव आयोग अगर आज संदेह के घेरे में है तो मीडिया पर भी एक जिम्मेदारी है। वही जनता मीडिया से भी सवाल करे कि भाई हमारे सवालों पर अगर सरकार सहमत नहीं है तो हमारे सवालों को मीडिया भी उठाए। विपक्ष को मीडिया में जगह नहीं मिलेगी अगर, तो विपक्ष की भूमिका पर आप सवाल उठाने का पूरा हक आपको नहीं है। क्योंकि अगर कोई लड़ रहा है, मसलन उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक आंदोलन करके दिखा दीजिए। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, वहां जमीन अधिग्रहण पर एक आंदोलन चल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन वहां जो लोग अगुवाई कर रहे होते हैं उनके घर पुलिस पहुंच जाती है, उनके ऊपर 20 मुकदमे लगा दिए गए हैं, किसी को भी कभी भी उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं। अगर विपक्ष लड़ रहा है, आम आवाम के लोग लड़ रहे हैं और उनको अगर सत्ता प्रशासन और शासन के जरिए कुचल रही हो तो फिर इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी कि विपक्ष को मजबूती कौन दे? ये भी एक सवाल है। इसलिए हम जितनी आलोचना विपक्ष की कर रहे हैं उतनी आलोचना हम उन स्वायत्त संस्थानों की भी करें जिनकी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को भी दिखाएं। और तीसरी बात, इस सारी आलोचना हम अपनी कर रहे हैं। अगर हम एक नागरिक के तौर पर अपने जनतंत्र से कोई शिकायत कर रहे हैं तो वही जनतंत्र आपको मौका दे रहा है कि आप विपक्ष को भी मजबूर करिए, कि वो सत्ता पक्ष को मजबूर करे कि सारे फैसले आम आवाम के हक में हो। अगर ये सारे समीकरण एक साथ नहीं चलेंगे तो जनतंत्र कमजोर होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए इसमें धनतंत्र की भूमिका, इसमें मीडिया की भूमिका, पुलिस प्रशासन की भूमिका। आप एक इस समय उत्तर प्रदेश में एक कोई रैली करके दिखा दीजिए जो सड़क पर, मैं तो कह रहा हूं ये राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश भी आना चाहिए था। बाकी जगह तो इजाजत मिल गई, मुझे पता नहीं कि यूपी के बॉर्डर पर अगर वो आ रहे हैं, शायद 1 या 2 जिलों में उनकी रैली है। मैं चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में घूमे, देखना होगा कि बुलडोजर कहां खड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर कहां खड़ा है। अगर आप जनतांत्रिक जन आंदोलनों को भी कुचल देंगे तो विपक्ष खड़ा कहां होगा? ये जो विधायक हैं उनके ऊपर अगर ईडी सीबीआई जाएगी तो वो अपनी सदस्यता बचाएं या जनता के मुद्दों पर लड़ें? पार्टियां टूट जा रही हैं, पार्टियों का विलय खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी सरकार गिर गई, विपक्ष कहां खड़ा है? अब विपक्ष के ऊपर इसलिए कई तरफ से हमले हैं और आर्थिक रूप से उनकी नाकेबंदी है, सामाजिक भूमिकाओं में उनकी नाकेबंदी है कि आप लड़ते हुए दिख नहीं सकते। जो ज्यादा लड़ेगा 20 मुकदमा कर दिया जाएगा, जो ज्यादा लड़ेगा उनके ऊपर तमाम तरह की जांच बिठा दी जाएगी। और उसकी आवाज को दूर तक पहुंचाना, मतलब आप सोचिए, मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और मैं किसी जन सरोकारी मुद्दे पर कोई राय रखूं, कोई एक लेख लिखूं, कोई एक बयान दूं और जिन लोगों के हित में मैं ये बयान दे रहा हूं उन लोगों तक ये बात ही ना पहुंचे तो अकेले मैं टारगेट किया जाऊंगा और कल को मैं चुप करा दिया जाऊंगा। तो जनतंत्र तो कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बना हुआ है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्ष तो हम सब हैं। मैं कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया को शाश्वत विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए क्योंकि वह और निष्पक्ष कुछ नहीं होता। दिग्विजय जी, आखिरी मेरी बात, निष्पक्ष जैसा कुछ नहीं होता। जनता का पक्ष, सत्य का पक्ष, न्याय का पक्ष, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, ये नागरिक होने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी। क्योंकि सत्ता तो वैसे ही बेलगाम होती है, अब ज्यादा ताकत देंगे तो वो तो ऐसे ही अट्टहास करेंगे कि एक जीत हमारी ऐसी है कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। शुक्रिया। कोई औद्योगिक घराना खत्म नहीं कर सकते। पैरेलल मीडिया खड़ी हो जा रही है, कोई और मीडिया खड़ी हो जाएगी। पत्रकारिता को कोई खरीद थोड़ी सकता है, कोई पैसों पे बांध थोड़ी सकता है, सत्ता से दबा नहीं सकता। ये भी रियलिटी है। लेकिन जो फैक्ट्स है कि आंदोलनों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, विपक्ष को झेलना पड़ रहा है। देखिए, अन्ना आंदोलन जब हुआ तो क्या मीडिया ने उसके पीछे खड़ा नहीं था? क्या वो खड़ा था। वो अलग बात है कि वो आंदोलन एक गलत आंदोलन साबित हुआ। वो आंदोलन जिन उद्देश्यों को लेकर खड़ा हुआ वो उद्देश्य पीछे रह गए, सत्ता हासिल करना उसका मकसद बन करके रह गया। लेकिन मीडिया ने उसका साथ दिया था। उसके बाद कौन से आंदोलन हुए जिसके साथ मीडिया खड़े हैं, या आंदोलन भी नहीं हुए, ये भी आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन प्रश्न जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने रखा है उसको हमको स्वीकार करना होगा पहले कि हाँ, मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लक्ष्मण यादव, चलिए आपका सवाल था, मैं आप ही से जवाब पूछता हूं। मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ये मैं भी चलिए मीडिया में होते हुए मान लेता हूं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है कि जो बायस्ड हो सकता है। लेकिन फिर कौन रोकेगा? सवाल तो वही है, कौन रोकेगा? मीडिया के अंदर से काम करने वाला कोई रोके, शायद वो भी नौकरी कर रहा है।
कोई मार्केट के हर कोई गुलाम है, सबको पैसा चाहिए, तो जिम्मेदारी किसकी है? जी, दिग्विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जैसे मेरे विश्वविद्यालय का कोई व्यक्ति अपने विश्वविद्यालय में हो रहे किसी गलत के खिलाफ बोलेगा तो उसकी एक सीमा है, वो संस्थान के भीतर है। ठीक बात है कि मीडिया के भीतर के लोग, लेकिन एक तो होती है नौकरी और एक होता है ज़मीर। अगर आपको भी दिग्विजय जी जिस दिन लगेगा कि आपको अपनी नौकरी या अपने स्वाभिमान में से किसी एक को चुनना होगा, आप निर्णय बिल्कुल स्पष्ट ढंग से ले लेंगे कि नौकरी तो हम दूसरी भी कर लेंगे। हाँ, पेशे का लेकिन लक्ष्मण जी, मैं जाऊंगा कोई और आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात है। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल जब ठीक तक बात है। दर्शक ऐसे कंटेंट को नकारेंगे नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी, लोग बिल्कुल, बदल मैं जाएंगे। आपका सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है क्योंकि असल में कुल बुनियादी जड़ यही है। मैं अपने विश्वविद्यालय को छोड़ दूं कि मेरे विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लोग कुलपति बन रहे हैं, प्रिंसिपल बन रहे हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो रही है, तो मैं ये जगह ही छोड़ दूं, मैं लड़ूं ही ना, तो भाई मेरी जगह फिर कोई और आ जाएगा, तो वो तो सिस्टम और वैसे ही काम करेगा। कोई पत्रकार अपना चैनल छोड़ दे, ठीक बात है, आप उस सिस्टम से कैसे लड़ रहे हैं फिर? यहाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लोग उस सिस्टम के भीतर रह करके लड़ रहे हैं, उनको भी हमें तवज्जो देनी होगी, उनके साथ खड़ा होना होगा, ताकि वो लड़ता हुआ व्यक्ति अकेला न रह जाए या उसे निशाने पर न बनाया जाए। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि अब जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई तो दूसरी है, यहां तो लोकतांत्रिक लड़ाई है। मैं एक बात कह रहा हूं, मीडिया का लोकतंत्र में जो स्थान है, वो स्थान उसके निष्पक्ष होने और जनता के पक्ष में होने, इन दोनों के बीच है। अब वो निष्पक्ष तो है नहीं, मीडिया कभी निष्पक्ष नहीं रहा। अभी हमारे पूर्व के मीडिया के साथी कह रहे थे कि वो जन आंदोलन के साथ रहा, जंग आजादी के साथ रहा, आज वो सत्ता के साथ में है। मीडिया का अपना पक्ष है। जो श्रोता है या दर्शक है, बहुत सचेत जागरूक कम है। जो सचेत जागरूक श्रोता या दर्शक बना है, वो इस मीडिया से अपना मोह भंग कर चुका है, वो अखबार अब नहीं पढ़ता। हाँ, हम इस पर बहस कर सकते हैं कि उनकी तादाद अभी बहुत कम है, वो ओपिनियन मेकर भी उस तरह से नहीं है। मीडिया घरानों में आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि उनके पास तो इतनी पूंजी है साहब, एक चैनल से कोई उनका चीफ एडिटर निकाला जाता है या निकलता है, बाद में पैरेलल इतना बड़ा चैनल खरीद लेता है और उसके बाद वो चैनल खड़ा करके उस नए चैनल से कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर देशभक्ति की इतनी बातें करता है कि वह बीजेपी के कई प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ चुका होता है। ये एक बात है, ये उसके पास प्रिविलेज है। सोशल मीडिया की कौन सी भूमिका है, मैं यहां उस चीज को ले आना चाह रहा हूं। जैसे ही सोशल मीडिया ने एक ओपन ग्राउंड दिया, तमाम लोग जिनकी आवाजें शायद दूर तक नहीं सुनाई देती, डिबेट में उन्होंने अल्टरनेट डेवलप कर लिया। डॉक्टर यादव, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए और मैं इनका इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक खास विचारधारा के जो है वो सारे प्रवक्ता एक मत थे। तो अब मैं एक दूसरी विचारधारा से किसी को काउंटर करने के लिए मैं स्वागत करता हूं विपिन आपका। यहाँ डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरे साथ में है, दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रविकांत हैं और प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये तीनों ही इस बात पर सहमत हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया विपक्ष की आवाज दबा रहा है, आंदोलन को दबा रहा है, और उन सब के वजह से हो रहा है कि बीजेपी डोमिनेट कर रही है। गुजरात की जीत की तरफ भी इनका इशारा है, और ये भी साथ में कहना है कि मैनपुरी और हिमाचल प्रदेश की जो हार है वो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। आपका पक्ष इसमें जानना जरूरी है। जी दिग्विजय जी, पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, किसी कारण मैं थोड़ा मेरे को विलंब हुआ यहाँ पर आपके प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। बहरहाल जीत होती है, चाहे भाजपा की गुजरात में एक प्रचंड बहुमत उनको जनता ने दिया, हिमाचल की बात करें तो ये आत्ममंथन का विषय है भाजपा के लिए। यहाँ पर तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर विपक्ष बुलंद होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, विपक्ष की आवाज तो कभी दबनी नहीं चाहिए। हम तो हर एक मंच से ये बात बोलते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, और खास तौर पे कांग्रेस, भले ही दो चुनाव हुए हैं बड़े वाले, लोकसभा के 2014 के 2019 के, यहां पर जनता ने नकारा है कांग्रेस को,
लेकिन कम से कम यह अपेक्षा करी गई थी कि अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में उभर के आएगी। अब तो वो सूरत हाल हो गया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी दावा करेगी। यहाँ पर जिस अंदाज में उन्होंने एमसीडी में 15 साल के भाजपा के शासन से उनको बेदखल करा और सत्ता पे काबिज हुए, तो यहाँ पर अब वो दिन भी दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में आएगी। ये वक्त है कि कमर कस लेनी चाहिए कांग्रेस को, उनके संगठन को। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हर एक मन से राहुल गांधी ये बोलते थे कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे। वो कितनी तवज्जो मिल रही है वो तो वक्त तय करेगा। आज सचिन पायलट का उदाहरण आपके सामने है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि इतने वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा शर्मा हताश हो गए। उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती महज इतनी थी, उनको समय चाहिए था राहुल गांधी का, जो उनको मिला नहीं, जिसके कारण वो दूसरी तरफ रुक करके आज भाजपा के में शामिल होकर असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अपने आप में इसके बहुत मायने हैं, बहुत कुछ बयान कर जाता है ये। यहाँ पर हिंदुस्तान की राजनीति में ये स्वर्णिम अवसर है। ये तीनों जो राजनीतिक दल है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, हिमाचल में अगर बाजी कांग्रेस ने मारी है और गुजरात में बल्ले बल्ले हुई है भाजपा की, और नगर निगम में दिल्ली में अगर सत्ता पे काबिज हो रही है आम आदमी पार्टी, तो सबको कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सबके हिस्से आया है। लेकिन साथ साथ आत्ममंथन करने के लिए तीनों दलों को जरूरी है। उसके लिए एक बात, 10 सेकंड विपिन जी मैं एक कुछ ब्रेकिंग खबर दे दूं। मैनपुरी में 2,70,000 वोटों से डिंपल यादव आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान की रामपुर सीट जो है वो खो दी है। यहाँ आकाश सक्सेना जीते हैं और खतौली में 22,000 वोटों से आरएलडी के मदन भैया को जीत मिली है। डिंपल यादव को 2,70,000 वोटों की लीड मैनपुरी में मिली हुई है और 23,400 वोटों से आकाश सक्सेना ने रामपुर की सीट जीत ली है। विपिन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले लक्ष्मण यादव के पास 16,000 वोटों से आकाश सक्सेना पीछे थे। फिर आरोप लगता है कि मीडिया को और बाहर खबर देना बंद कर दिया गया है। फिर जब अगली खबर आती है तो 1,500 का मार्जिन था बीजेपी के पास और वो फिर 15,000 का होता है और अंत में 23,402 वोटों से बीजेपी उस सीट को जीत जाती है जो 2 घंटे पहले 16,000 वोटों से पीछे थी। आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक लग रहा है आपको? नहीं, अब मैं तो कह रहा हूं कि ये बात मीडिया के लोगों से भी पूछी जानी चाहिए कि मीडिया में ही ये बात की खबर आई कि 20वें राउंड के बाद से मीडिया को अगले राउंड की जो गिनती है उसकी खबर देना बंद हो गया। और उसके बाद आपकी अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं और दिग्विजय जी इसी बीच में ये सब घटनाक्रम हो रहा है। अगर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मतलब सूचनाओं का, तो बीच में ये 10 राउंड तक सूचनाएं बंद क्यों हुई? और दूसरी दिलचस्प बात ये कि सूचना बंद होने के बाद जब मिलती है तो बिल्कुल उलट मिलती है। जो 15,000 से पीछे था वो 15,000 से आगे हो गया। और इस देश में बिहार का चुनाव अभी हम भूले नहीं होंगे कि कई जगह पर ऐसा हुआ कि घोषित कर दिया गया कि अमुक सीट से अमुक दल के प्रत्याशी जीत चुके हैं और थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं भाई हमसे गलती हो गई, 200 वोट से हार गए। उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ। अगर ये सब है तो मैं तो कह रहा हूं मीडिया के लोग एक बार इस पर खुलकर बात करें, सरकारों से सवाल जवाब हो, चुनाव आयोग से पूछा जाए, बाकी विपक्षी दलों को भी ये बात देखनी होगी। ये खबर भी आपने मीडिया पर ही देखी है डॉक्टर यादव। प्रोफेसर रविकांत आपकी प्रतिक्रिया इस पर, फिर मैं विपिन जी से आऊंगा जवाब देने। देखिए मीडिया की भूमिका क्या है, नहीं मैं अभी मैं रामपुर सीट का ये जो मैं रामपुर पर ही आ रहा हूँ। तो मीडिया की भूमिका पर आप सिर्फ हंस सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो विडंबना हमको सामने आ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र के पहले मोदी जी आते हैं, 8 मिनट पत्रकारों को संबोधित करते हैं, वो नमस्कार करके चले जाते हैं। किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं होती है कि वो एक सवाल पूछ ले। ये तो मीडिया की असलियत है। रामपुर में जो हुआ, डेफिनेटली जो भी रिजल्ट है हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो है ही कि उसके बाद चुनाव आयोग के जरिए ही ये आंकड़े मीडिया में आ रहे थे, वो क्यों नहीं आए, इस बीच में क्यों बंद हुए, ये सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चुनाव प्रचार से लेकर के मतदान के दिन जब सपा की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां का प्रशासन जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रहा है, लोगों को वोट देने के लिए निकलने नहीं दे रहा है। हम लोग जानते हैं कि आप आधार कार्ड लेकर के भी जाते हैं तो भी मतदान
करने की अनुमति आपको मिलती है, लेकिन वहां लौटा दिया जा रहा है, लोगों को घर में बंद रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, उस लोकतंत्र का पालन हो रहा है क्या? अगर हो रहा होता तब तो हम लोग उस पर डिस्कस करते भी। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन करना भी बहुत बेमानी हो गया है आज की तारीख में। इसीलिए आजम खान ने बहुत नाखुश होकर के ये कहा था कि साहब आप जीता हुआ घोषित कर दीजिए उनको, हम अपनी पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपको एन केन प्रकारेण आपको चुनाव जीतना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं शर्मा जी, विपिन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपिन जी, मीडिया ने हरवा दिया रामपुर सीट समाजवादी पार्टी को। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे दिग्विजय जी? जैसा कि डॉक्टर यादव और रविकांत जी कह रहे हैं, क्या मीडिया ने रामपुर हरवा दिया सीट इनको? देखिए, दोनों ही बड़े सम्मानित इनके विचारधारा है, मैं इनका सम्मान करता हूं, और लेकिन मेरे विचार थोड़े इससे अलग हैं। यहाँ पर मीडिया पे हर बात की आप जिम्मेदारी ठहरा दें, अलग अलग हम लोग शब्द आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है, यहाँ पर बोला जाता है गोदी मीडिया, अलग अलग आप उसके शब्द करते हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगता है दुखद है। अगर, और सबसे बड़ी बात है कि क्या 2014 के पहले अगर मीडिया आज उस पे सवाल जवाब बनते हैं या उस पे आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वो पहले नहीं होता था? तो ये तो ऐसा है नहीं कि 2014 के बाद ये सारा परिवर्तन हुआ है मीडिया में, तो पहले भी हो सकता था। पहले भी कई लोग अपने अपने विचार आगे रखते थे, मीडिया अपने अपने अंदाज में खबरें पेश करती थी। तो ये मीडिया पे मुझे लगता है थोड़ा चौथे स्तंभ पे बोलना, मैं उससे बचूंगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि दूसरा एक और ट्रेंड है यहाँ पर, जब चुनाव के परिणाम आपके किसी एक सत्ता के पक्ष में आ जाते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के, वहां पर सब सही है, लेकिन उसके बाद आप ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे कुछ सालों में हमने देखा ईवीएम को एमवीएम बोलना शुरू कर दिया, मोदी वोटिंग मशीन। तो ये मुझे लगता है ये चीज दुखद है कि और अब दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज हुई है, वहां पर भी ईवीएम पे सवाल उठने चाहिए थे कि क्या हुआ। तो ये ऐसा नहीं है जहां पर, और यहाँ पर ये बोलना अभी कि आप रामपुर का जिक्र कर रहे हैं कि अचानक एकाएक ऐसी स्थिति कैसे पासा पलट गया, वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हम एकाएक एक किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं और अचानक बोलें कि वो मीडिया में खबरें नहीं आई है, अचानक अंदर ही कुछ ऐसा खेल हो जाता है, खेला होबे हो गया है, तो वो चीजें मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पर हक सबको बनता है कि यहाँ पर अगर विपक्ष अपना हमला बोले, वो अपने सवाल उठाए, पूछे प्रशासनिक क्या तंत्र पूरा लग गया था, जुड़ गया था, तो वो जांच का विषय है, लेकिन हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो वो मैं उस चीज से बचूंगा। अच्छा विपिन जी, जो पसमानदा मुसलमानों को जो टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा गया समाजवादी पार्टी को रामपुर में? इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बात बिल्कुल एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक था, और यहाँ पर वो जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोट बैंक हो, किसी भी तबके का हो, तो वो कोई भी उसका ये दावा नहीं कर सकता ये हमारा ही वोट बैंक है। ये सब कोई चीज स्थायी नहीं है यहाँ पर, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अच्छे लोगों को विकास की बात करे, अच्छा अपना रोड मैप साझा करे, जनता उसके साथ चलेगी, और ये सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। अब आत्ममंथन करने का विषय है भाजपा के लिए हिमाचल में, कि आप समझ रहे थे कि बिल्कुल आपका मैदान साफ है, यह तो बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप अगर एक राज्य खो रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई, कि यहाँ पर हिमाचल का एक रिवायत रही है यहाँ पर कि 5 साल एक राजनीतिक दल को मिलता है मौका, दूसरे बारी फिर उसको तख्ता पलट दिया जाता है। ऐसा है, उससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर मंथन का विषय है, और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि आप अपना मनोबल 7वें आसमान पर रख रहे हैं, लेकिन आपको धरातल पे स्थिति का जायजा लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चीज है जो जनता ने आपको आपका स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, आपको नकारा है। और यही बात आम आदमी पार्टी पे भी लागू होती है कि जो बहुत अच्छा अभी उसकी हालत है, जो उसने सेंधमारी करी है अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी ये है कि उनको समझना चाहिए कि अभी उसमें उनका सफर काफी लंबा है। आप केवल आगे की स्थिति देखें और दावे करें, उससे काम नहीं चलने वाला। आपने अरविंद केजरीवाल ने दावा करा था कि अब लो, मैं चिट्ठी लिख के देता हूं, भविष्यवाणी कि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर अभी सफर लंबा है। गुजरात मॉडल एक जो स्थापित करा है, जो कोई तो कारण होगा। मैं एक सवाल
बल्कि मैं अपना एक विचार रखूंगा। मैं चाहूंगा कि ये दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं वो भी इस पे अपने विचार रखें कि हम लोग एक तरफ बोलते हैं जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है, तो मैं ये कारण पूछना चाहूंगा, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हमने बोल दिया, तुक्का लगा 2014 में कि नरेंद्र मोदी की लहर में लोग बह गए, और फिर तो अलग अलग बातें बोली जाती थी, बोला अब ये तुक्का चलेगा नहीं। जैसे क्रिकेट में बोला गया था 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जब हुआ था, बोला था हिंदुस्तान का तुक्का लग गया, वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी स्थिति मजबूत करी, कितने बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तान ने जीत हासिल करी थी। यही बात हुई कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें और बड़ा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला, भाजपा को मिला। तो जब जनता जनार्दन होती है, जनता अपना बेशकीमती वोट देती है, अपना जनादेश देती है, उसको तो सर माथे लेना चाहिए, कोई ना कोई तो कारण होगा। ये तो नहीं है कि जनता को कोई किसी ने जादू की छड़ी चलाई या बरगला दिया। तो ये बातें सबको समझनी चाहिए कि जनता के मत को स्वीकार करना चाहिए जो उनका जनादेश है, और फिर मंथन का विषय बन जाता है और ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब अगर हम भाजपा की बात करें, वो बोले डबल इंजन की सरकारें, तो अपेक्षाएं 7वें आसमान पर होगी एक आम आदमी की कि अब तो आप कम से कम अधूरे सपने पूरे करें, अच्छे दिन लेके आए। जो आपने वादे करे थे चुनावी मैदान में जाकर प्रलोभन पत्र दिखा के कि हम लोग विश्वविद्यालय नए बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, काम चल रहा है, लेकिन अभी उसको रफ्तार पकड़नी है। आपने हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसके लिए भी अभी लंबा सफर है। आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, भाजपा को, और काफी काम करके दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना दावा रख सकते हैं। 2024 में जनता के समक्ष जब जाएंगे, बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई की आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है इनके दामों में। तो ये देश, अगर आप 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था को लेके आगे, अच्छी बात है। आपने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ दिया, ये उपलब्धि है। और उससे ज्यादा उपलब्धि थी कोरोना के समय, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा जब घरों में लॉक होना पड़ेगा, लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें लग गई थी। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान ने पूरे देशवासियों को लाखों नमन, लाखों सलाम कि जो हमने तपस्या करी, घरों में कैद रहकर हमने लॉकडाउन की जो नियम थे उनका अनुपालन करा, और उसके बाद महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है जब टीके का इजाज हुआ, वो तपस्या थी सबकी, जितने लोगों ने उस वक्त अपना योगदान दिया। तो ये समझना पड़ेगा, हमारी आबादी को मद्देनजर रखते हमने बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत अच्छे से स्थिति संभाली। हमारे में वो क्षमता है, दिग्विजय जी, बहुत अहम बात बोलूंगा, कि हम उस दौर को दोबारा लेके आ सकते हैं जब हमारे महान मुल्क, जिसपे हमें नाज है, फख्र है, जब उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए का था। तो ये बशर्ते परसेप्शन, 100 बातों की एक बात बोलूंगा, परसेप्शन, एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करें। अच्छी बात है, जहां पर आपको खामियां उजागर करनी है, करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए आपको, चारों तरफ से घेरिए आप सरकार को, सत्ता पक्ष वालों को, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको भी आप आगे लेके आए, उनका उल्लेख करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जो विदेशी ताकतें लगी हैं हिंदुस्तान को नीचे दिखाने में, उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। हमने उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा इन चीनियों को, इनको हमने याद दिलाया कि हम लोग 2020-2021 की हिंदुस्तानी सेना है, मुंह तोड़ जवाब दिया इन चीनियों को हमने। पहले डोकलाम का स्टैंड अप हुआ था, फिर गलवान पे हमने चीनियों को पीछे खदेड़ दिया। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर हम ये कहां की समझ है, हम अपने महान सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे, सर्जिकल। विपिन जी, मैं डॉक्टर यादव से आपकी बात का जवाब लूंगा, बट ये जो चीन वाली बात बोली ना, उस पर अभी मामला बहुत साफ है नहीं, बट ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। चलिए डॉक्टर यादव, आप जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर? पहली बात दिग्विजय जी, कि मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया की वजह से रामपुर हारे या जीते। मेरा आग्रह ये है कि मीडिया को इस बात की पड़ताल करनी होगी, जो उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ है तो 32% वोटिंग क्यों हुई, पहचान पत्र देख करके उनको वोट डालने से क्यों रोका गया। ये सब सवाल तो मीडिया के हैं, ये किसी पार्टी के हमारे सवाल ही नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्थित रूप से, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी मीडिया की है। और मैंने तो अभी कहा कि आप ही के चैनल पर बैठे बैठे ये सारी बात पता चल रही थी, मीडिया पर ही बैठ करके हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये विरोधाभास है, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका एक अच्छा चैनल एक सरोकारी काम करे। मैं अगर यहाँ एक विश्लेषक के तौर पर बैठा हूं, मेरे नाम के आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, तो मेरी बातों में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की भाषा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कि अगर कोई भी चुनाव जीतता या हारता है, हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन
आप जब उसके काम पर उसका विश्लेषण करते हैं तो एक विश्लेषण, एक मौका जनता के पास होता है, जनता वोट देती है। दूसरा मौका हम लोगों जैसे लोगों का है जिनका काम है विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण, गुणगान नहीं, उनका उनका कोई गरिमा गान नहीं। जो बात सरकार न बोल पाए वह बात हम विश्लेषक के टैग के साथ यहां पर घोषणा पे घोषणा करते जाएं, ये तो ठीक नहीं है। तीसरी बात, अब आइए इस बात का विश्लेषण करें कि चुनाव में इस समय तो देखिए, कोई भी पार्टी जिसको मौका मिला, इस देश में कभी कोई न स्वर्ण युग रहा, न कोई ये देश सोने की चिड़िया विड़िया रहा। ये एक स्लोगन है जो गौरव गान करने के लिए हमें सुनाया जाता है। आज भी जाति देखकर मारा जा रहा है, कोई मटका छू ले तो मारा जा रहा है। आपका इंडेक्स बता रहा है कि आपकी 90% आबादी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, कहीं उनके जज नहीं है, कहीं उनके प्रोफेसर नहीं है। 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 48 में से 46 कुछ ही जातियों के लोगों के पास हैं। सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल की बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 32 रुपए गरीबी रेखा थी, अब 27 रुपए आ गई है। ये सारा अगर नहीं दिख रहा है मुझे, तो जनता को ठीक है वोट दे रही है, उसका क्रेडिट जनता को है। हमारे विश्लेषण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान थोड़ी होगा गुजरात में कि वो सरकार नहीं बना पाएगी, वो बनाएगी और हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हम विश्लेषण तब भी करेंगे क्या अगर चुनाव जीतने मात्र से इन सवालों के अर्थ खत्म हो जाते हैं, तो फिर तो आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसका भी कोई मायने नहीं है। हम तो विश्लेषण करते हैं ना, हम विश्लेषण में ये कर रहे हैं कि अगर कोई चुनाव जीत रहा है तो उसकी वजह होगी, कोई चुनाव हार रहा है तो उसकी वजह होगी, कोई एक चेहरे पर एक जगह चुनाव जीत रहा है और दूसरी जगह हार रहा है तो इसका भी विश्लेषण हो। आखिरी बात मेरी, देखिए देश बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरी भूमिका मेरे प्रोफेसर होने की चलते नौकरी की है, मेरे क्लासरूम की है। मैं एक बेहतर प्रोफेसर होकर के अपनी क्लासरूम में अच्छा डिलीवर करूं, ये मेरी निजी जिम्मेदारी है और ये मुझे करना चाहिए, प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर मुझे पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने का मौका मिला है, जो इस देश में 1% लोगों को भी नहीं है, जहां मैं हूं वहां बहुत बड़ी आबादी तो हैंड टू माउथ है। अगर मैं इस जगह पर अपने पेशे, अपने नागरिक होने के धर्म को निभाने की बजाय मैं एक ही किस्म का नैरेटिव गढ़ के अब किसी की आलोचना, मेरी भाषा भी अगर वही लगे कि भाई एक किस्म से 14 के पहले ये हुआ, 14 के बाद ये हुआ, अरे हम न्याय नहीं कर रहे। पहले के लोगों की कमीज ज्यादा काली, मेरी उनसे कम काली, ये काम मेरा नहीं है। मेरे नाम के आगे जब तक एक 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 कोई 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 टैग नहीं है, कोई संस्थान का टैग नहीं है, तब मेरे विश्लेषण में एक निष्पक्षता होनी चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए दिग्विजय जी, मैं मूल्यांकन मीडिया का करते हुए इस देश के नागरिकों का भी मैंने किया। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए तो मीडिया की साख आम आदमी की नजर में ऐसी हो कि एक पत्रकार अगर जनता के बीच चला जाए तो जनता उसे सराखों पर बिठाए कि हमारी आवाज उठाने वाला एक स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र अखबार, स्वतंत्र पत्रकार है। अगर ये नहीं है, नहीं, मेरी बात पूरी कर लीजिए, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। अगर ये नहीं है तो मीडिया अपना विश्लेषण करे। मैं कह रहा हूं कि जनता देख रही है, शराब इसलिए बिक रही है क्योंकि लोग पी रहे हैं, गुटखा इसलिए बिक रहा है क्योंकि लोग खा रहे हैं। ये तर्क कैसा है दिग्विजय जी? ये बात ठीक है, टीआरपी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, विकल्प क्या है? सोशल मीडिया एक विकल्प है, वहां तक डॉक्टर यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, पत्रकारपुरम के नाम पे कितनी जमीनें बांटी गई, बहुत सारे एड्स हर पार्टियों ने दिए, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने एक व्हाइट पेपर नहीं निकाला कि किस दल की सरकार ने कितने विज्ञापन दिए। क्योंकि और जिनको समाजवादी पार्टी ने पत्रकार यश भारती दिया, जमीनें दी, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार गिराने के लिए बहुत मन से काम किया। ये जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दें, ये उनके प्रवक्ता इसका जवाब दें कि भाई आपने मीडिया का कैसा रिश्ता रखा और आपने रविकांत के पास आऊंगा, लेकिन सामने खड़ा कर। लक्ष्मण जी, अभी अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से एक बार सब पैनल में आ जाए। विपिन जी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि प्रोफेसर रविकांत ने भी कहा, प्रोफेसर यादव ने भी कहा, आपने भी इस बात का जिक्र किया,
आपको लगता है ये जो पुरानी पेंशन है वो कहीं ना कहीं 2024 में भी भारी पड़ सकती है, या फिर? निश्चित बात है, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे जीत का आकलन करा जाता है और जीत के लिए श्रेय दिया जाता है, उसी तरह से जब विफलता होती है या जनता जब नकारती है तो वहां पर मंथन भी होता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको आकलन करना पड़ेगा क्या क्या आपकी पेंशन स्कीम में और जनता के बीच आप जो योजनाएं लेके गए, आपने क्या क्या जो वायदे करे थे वो कितने पूरे हुए। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश का दूंगा, उत्तर प्रदेश में ये बोला गया था, बाजी इसलिए दोबारा जनता ने मौका दिया योगी आदित्यनाथ को क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया शासन जिसने राशन दिया, तो वहां पर लाभार्थी योजना जो लेके आए योगी आदित्यनाथ, तो वही बातें जनता। विपिन जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं आपको, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक तरफ तो आप फ्रीबीज पे उंगली उठाते हो, दूसरी तरफ हाँ बिल्कुल को आप जो है अपनी उपलब्धि बताते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये भी मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, ये बात कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जब दूसरे फ्रीबीज देते हैं तो आप रेवड़ी सरकार उसको रेवड़ी का नाम दे देते हैं कि रेवड़ी वाली सरकार है ये, तो यहाँ पर लेकिन जब खुद आप योजनाएं लाते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये हर एक राजनीतिक दल पे बात उनको लागू होती है और ये हर बात को फिर जायज ठहरा देते हैं। यही नेताओं की खूबसूरती है और यही इसके लिए जाने जाते हैं, और जस्टिफाई करने के लिए और हर बात को आप जायज ठहराने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में बेशुमार मुद्दे जो जनता जो भाजपा नब्ज नहीं पकड़ पाई कि कहाँ कमी पेशी रह गई है, जो अब सारे स्टार प्रचारक अपने मैदान में लगा दिए। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं वो जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे लगभग वही है। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हम लोग अनुमान लगा के बैठे थे, क्योंकि भाजपा खुद भली भांति ये लोग समझ रहे थे, इनके वरिष्ठ नेता, कि ये सिर्फ कांटे की टक्कर नहीं है, यहाँ पर सत्ता जा सकती है, और वही हुआ है यहाँ पर, क्योंकि खुद जानते थे वो लोग कि यहाँ पर कई ऐसी कमी पेशी रही है, जनता हताश है और वो वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण जनता दोबारा मौका नहीं देने वाली। तो यहाँ पर तो अब ये अगर 2024 में इन्होंने दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत करना है और दोबारा सत्ता पे काबिज होना है, तो बहुत यहाँ पर पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे और संगठन को साथ साथ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी हार होती है तो आपका जो काडर है वो हताश होता है, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनोबल उनका नीचे गिरता है, बड़ी तैयारी करी होती है, इतने समय से चुनाव के लिए लोग लग जाते हैं। सवाल, क्या सरकारी कर्मचारी नाराज चल रहा है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर जैसी योजनाएं आपको एक प्रदेश का चुनाव हरवा रही हैं जहां ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं? करो तो हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे अग्निवीर को भी लेके अलग अलग मत था लोगों का, यहाँ पर भ्रांतियां फैलाई। जी विपिन जी कंटिन्यू। जी आप मेरे को बोल रहे हैं दिग्विजय जी? जी मैंने कहा इसी सवाल के साथ मैं आपके बाद प्रोफेसर रविकांत के पास भी आऊंगा कि क्या सरकारी कर्मचारी अपनी उपेक्षाओं से नाराज हो चुका है, और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम और ये अग्निवीर योजना 2024 में भी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर? लेकिन उससे पहले इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा विपिन जी। नहीं देखिए, वो बिल्कुल नाराजगी तो बिल्कुल जग जाहिर है, यहाँ पर नाराजगी तो रही है जिसके कारण जनता ने नकारा है। और आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना की बात करें, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो जनता को गवारे नहीं, जो जनता को सही नहीं लगे, और जनता को लगा था, अपेक्षाएं ज्यादा थी भाजपा से, और डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, और वायदे जो करे थे उस कथनी और करनी में बहुत फर्क रह गया, क्योंकि ये आप नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ते हैं और तो, लेकिन वहां पर अपेक्षाएं भी सातवें आसमान पे हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि अब तो वाकई में एक वही गुजरात का मॉडल बनेगा हर जगह, तो वो चीज नहीं हो पाई, जिसके कारण ने आपके सामने स्थिति इस समय जो जनता ने बिल्कुल, मैं तो इसको बल्कि एक तरफा कहूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पष्ट बहुमत दिया है। और एक और जरूरी बात दिग्विजय जी, हमें जिस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, जब भी जनता किसी भी राज्य की हो वहां पर जब स्पष्ट बहुमत देती है तो वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। उसका क्या कारण है कि कम से कम उस स्थिति से हम बच पाएंगे, ये जो खरीद फरोख्त की जो ये फिर आशंकाएं आती हैं और अटकलें लगाई जाती हैं कि अगर किसी के कोई या तो कोई किंग मेकर की भूमिका में आएगा उभर कर, अगर यहाँ पर हंग असेंबली हो जाए तो उस स्थिति में भी
वहां पर फिर ये संभावनाएं बढ़ जाती है खरीद फरोख्त वाली। वो कितना वो सही होता है वो तो देखिए जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर ये भी किसी से चीज छुपी नहीं है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया है हिमाचल की, और जिससे अब बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है भाजपा को लिए कि भाई आप लोगों ने जो वायदे करे थे वो पूरे नहीं करे थे, जनता आपसे अच्छी खासी निराश थी। प्रोफेसर रविकांत, आपसे भी यही सवाल, क्या जो नौकरी पेशा वर्ग है, क्योंकि हिमाचल में माना जाता है कि हर दूसरे घर का कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या सेना में है, वहां जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना ने नुकसान पहुंचाया है, क्या ये इसका जो परिणाम है 2024 में पूरे देश में भी देखने को मिल सकता है, इसका ही रिफ्लेक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी और दूसरे राज्यों में अगर आप देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ने बड़ा काम किया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, हालांकि मैं लखनऊ में हूँ, वहाँ की जमीनी हकीकत के बारे में बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सबसे बड़ा इशू ओल्ड पेंशन स्कीम का था। उसके बाद अग्निवीर का इशू था, फिर सेव बागानों के व्यापार का मामला था, और भी कुछ चीजें थी, लेकिन ये 3 बुनियादी कारण थे। हिमाचल प्रदेश को आप भारत से कुछ अलग नहीं कर सकते कि वहां पे हो सकता है कि यहाँ पे ये हो गया हो लेकिन आगे नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश की, गुजरात में क्या और कैसे हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, वो उसमें प्रतीकों की, सांप्रदायिकता की और अब गुजराती अस्मिता का ज्यादा बड़ा हिस्सा है। शायद गुजरात में प्रोफेसर रविकांत, शायद गुजरात में नौकरी पेशा लोग नौकरी पे उतना लोग फोकस नहीं करते जितना अपने कारोबार पे करते हैं, शायद एक ये वजह भी हो सकता है। डेफिनेटली, लेकिन पिछले अगर हम कुछ सालों को देखें और खास करके नोटबंदी और ये कोरोना काल के बाद, तो वहां पर लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि गुजरात के लोग पढ़ाई पर उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो व्यापार पर फोकस करते हैं, लेकिन आज की तारीख में वहां लोग नौकरी के लिए घूम रहे हैं। बेरोजगारी का आलम उतना ही है जितना शेष भारत में है, महंगाई का भी असर वहां पे हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो जीत है उसमें मोदी जी का अपना विश्वास है, अपनी गुजराती अस्मिता है, और वो नारा भी कितना काम किया होगा कि 2002 में हमने सबक सिखाया था, प्लस और भी तमाम इश्यूज थे ही उनके पास। तो ये कहने भर के लिए आप डर और नफरत की जो राजनीति है वही असली गुजरात मॉडल है। जो विपिन जी कह रहे हैं ना गुजरात मॉडल, तो जहां जहां पर वो डर और नफरत का माहौल बनता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए बुलडोजर राज चल रहा है, किसी का भी कभी भी आप घर तोड़ सकते हैं, और खास करके अगर अल्पसंख्यक है तब तो बहुत आसान है आपके लिए, लव जिहाद, धर्मांतरण, बिना किसी आंकड़ों के। लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े साफगोई के साथ कहते हैं कि विश्वविद्यालय में कुलपतियों की ये संख्या है और उसमें एक एससी मात्र है, एक एसटी है, इसके अलावा कोई भी कुलपति ओबीसी का नहीं है, और अल्पसंख्यक हो सकता है एकाध हो तो हो। आरक्षण का जो मसला है उसको आप देख लीजिए, लगातार उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को तो बड़े आसानी से कर दिया गया साहब। तो जो हिंदुत्व की राजनीति है वो दरअसल सवर्ण पुनरुत्थानवाद की राजनीति है, और उसके जरिए दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के जो अपने बुनियादी उसूल हैं, जो अपने बुनियादी मुद्दे हैं, उनको दरकिनार करके उनको धर्म की अफीम चटाई जा रही। जो अभी शायद आप कह रहे थे या विपिन जी कह रहे थे कि लोगों ने क्यों दिया, मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि आर्थिक मुद्दे और नैतिक मूल्य जब टकराते हैं तो इतिहास इस बात को कहता है कि आर्थिक मुद्दों की जीत होती है, लेकिन नैतिक मूल्य, नैतिक से मतलब उनका यही जो धार्मिक वगैरह है, नैतिक मूल्य आर्थिक हितों पर, उस स्वार्थ पर तब हावी होते हैं जब उसको ये करने के लिए मजबूर किया जाए। अब आज की तारीख में मीडिया की भूमिका हम लोग कहाँ देख रहे हैं? हमने किसी ने नहीं कहा कि साहब मीडिया ने रामपुर में बीजेपी को जिताया। बुनियादी सवाल ये है कि मीडिया की भूमिका क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया में लोग साहब नौकरी करने के लिए जा रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा खुद पत्रकारों के साथ नाइंसाफी। पत्रकारिता एक मिशन है और उसके अपने एटिकेट्स हैं, उसकी अपने कुछ उसूल हैं। जैसे उसूल एक अध्यापक के हैं, एक डॉक्टर के हैं, वो बात अलग है कि कौन कितना उसका पालन कर रहा है। अब मीडिया के लोग भी अगर सत्ता के आगे झुक करके ये पूछें कि मोदी जी आप आम चूस करके खाते हैं कि आप चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं, कोई मीडिया था एक कमेंट कि मोदी जी कौन सा टॉनिक आप लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका नहीं है। वो अक्षय कुमार ने पूछा था, पत्रकार ने पूछा था। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था ना कि मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये रुबिका लियाकत ने पूछा था। तो यहाँ बिरयानी डिप्लोमेसी भी हुआ करती थी पहले, स्टार भी पत्रकार बन जाता है, ये तो मीडिया के लिए शर्म की बात है। वैसे तो विंड ऑफ द विंग्स किताब भी लिखी गई है, वो भी एक पत्रकार द्वारा लिखी गई है, तो वो तो हर तरफ से होता रहता है। सिमी ग्रेवाल ने जो है वो बिरयानी पहले बिरयानी डिप्लोमेसी भी हुआ करती थी, बिरयानी डिप्लोमेसी करते रहे, हम उसको जस्टिफाई करते रहे क्या? नहीं, कम से गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा ना। सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करेंगे चर्चा में। मैं दिग्विजय जी मैं 15 सेकंड एक बात जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। देखिए हमारे दिग्विजय जी, लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं, भले ही अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग विचार हम लोग रख सकते हैं। अभी तो हम लोग एक वर्चुअल मीडियम से जुड़े हैं, अगर हम लोग स्टूडियो में होते तो हम साथ अपनी इस चर्चा के बाद चाय भी पीते, हाथ मिलाते। यही खूबसूरत बात है, यही अपेक्षा करी जाती है। भले ही हम लोग अलग अलग विचार रखें, हम लोग साथ रहे मिलके। सपना सबका एक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सपना सबका एक है कि हिंदुस्तान को हमने आगे पहुंचाना है, वैश्विक स्तर पे भी, और यहां पर कि कैसे वो बढ़े। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, वो अलग बात है। बहरहाल, क्योंकि इन्होंने वो बात बोली यहां पर कि देखिए वो ये रिवायत सी रही है हिंदुस्तान में, यहां पर रिवायत सी रही है। अगर आप मीडिया को लेकर सवाल उठाते हैं, चौथे स्तंभ को लेकर सब लोग आईना दिखाने का काम करते हैं, और यहां पर वो पहले भी होता आया था। बिरयानी डिप्लोमेसी चलती थी, उस पर काफी वाद विवाद उठा था कि क्या बात हो गई, मीडिया अपने तरीके से, मीडिया सवाल नहीं पूछता, मीडिया अपने तरीके से प्रोजेक्ट करता है। तो ये बातें नहीं है कोई। ये अर्थशास्त्री तो पहले भी थे सरकारों में, कहां पहुंचा दिया। एनपीएस की बात करना चाहूंगा आज जब चर्चा चली है, क्योंकि दिग्विजय जी एक बात समझनी पड़ेगी, राज्य चुनावों में वो दौर गुजर गया जब महज बिजली सड़क पानी की चर्चा हुआ करती थी और राज्य की जनता अपेक्षा करती थी सिर्फ बिजली सड़क पानी मिल जाए तो बस हो गया काम। अब उम्मीदें बहुत ऊपर है इससे, शिक्षा का स्तर भी ऊपर जाए, स्वास्थ्य का स्तर भी ऊपर जाए, एक्सप्रेसवे चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, फुटओवर ब्रिज चाहिए, अलग अलग उम्मीदें लोगों की होनी भी चाहिए। 21वीं सदी है, और अगर आपने अपने शहरों को पेरिस सिंगापुर के तर्ज पे पहुंचाना है तो कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स भी लाने की आवश्यकता है, मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। तो अब यहां पर मुश्किल कहां आती है? मुश्किल ये आती है कि कुछ जो जनहित के मामले होते हैं, मुद्दे जो होते हैं, या कुछ जो राष्ट्रहित के होते हैं, वहां पर भी हम लोग एक मंच पे खड़े दिखाई नहीं देते। वहां पर कम से कम अपेक्षा ये उम्मीद करी जाती है नेताओं से कि जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, जनता अपना जब उन पर भरोसा जताती है कि कम से कम कुछ मुद्दों पर ये एक स्वर में स्वर मिलाते दिखाई दे। अब दिल्ली के उदाहरण लीजिए, दिल्ली में कोई कमी नहीं है फंड्स की, तो तनख्वाहें नहीं मिली सफाई कर्मचारियों को, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे, भाजपा वाले आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी भाजपा पे। ये भूल गए दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा कि यहाँ पर राजधानी में क्या हो रहा है? तनातनी मची हुई है आपस में, एक दूसरे पे बस लांछन लगाते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। तो अब ये समय आ गया है कि यहाँ पर जनता की नब्ज को भी समझना चाहिए और अच्छी अव्वल स्तर की राजनीति करे नेता हमारे, ताकि एक मिसाल कायम हो, अच्छी नजीर पेश हो सके। जी डॉक्टर यादव, आपका पक्ष। जी नहीं, ठीक बात है। देखिए पक्ष का मामला ये है कि उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो भी चुनाव लड़ रही थी और उसको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। माना जा रहा था कि वो एक वर्ग विशेष का वोट लेके जाएंगे ज्यादा, लेकिन उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जी डॉक्टर यादव। जी ठीक बात है। मैं कह रहा हूं कि जो
हम यहाँ पर बैठ करके चुनाव की मतगणना के दिन एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दरअसल हम सब अपने 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 ढंग से एक विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा है यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा है घोषित तौर पर, लेकिन हम सब अपने अपने ढंग से जो आज परिणाम आए, जो चुनाव हुआ, उसका एक विश्लेषण कर रहे हैं। कौन सी चीज, देखिए हमारा एक विश्लेषण होगा, एक पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे ढंग से विश्लेषण करेंगी। सपा कहीं जीती हारी वो उसका विश्लेषण है, बीजेपी जीती हारी, कांग्रेस जीती हारी, आम आदमी पार्टी। लेकिन जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से सीधे एसोसिएट नहीं है तो हमारा विश्लेषण क्या होगा कि ये चीजें अच्छी दिशा में हैं, सकारात्मक हैं इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, चुनावी राजनीति के लिए। और कुछ चीजें जहां हमें लगेगा हमारी समझ से कि यह भारतीय राजनीति में जो काम हो रहा है, प्रोफेसर रविकांत ने जैसे एक बयान का जिक्र किया कि भाई अगर कोई ये कहे कि 2002 को हम भूले नहीं है, न भूलने देंगे, मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति के लिहाज से ये कोई, चुनावी राजनीति के लिहाज से कोई अच्छा बयान है। मैं बतौर विश्लेषक ये बात रखूंगा, ये अपेक्षा रखूंगा कि मेरे देश में चुनावी राजनीति करने वाला कोई भी दल, कोई भी नेता किसी दंगे पर, किसी लोगों के मारे जाने पर वोट न मांगे, किसी देवी देवता के बयान कि नोट पर किसी देवी देवता को रख दो, मैं कृष्ण का वंशज हूं, कोई दंगे पर वोट मांगे, कोई किसी चीज पर। मुझे लगता है कि मेरा एक पक्ष ये होगा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहता। अब देखिए दिग्विजय जी, यह बात भी लोग नहीं समझते। अब जैसे आपने एक सवाल किया तो बहुत गंभीर सवाल है, मैं आपके सवाल को स्वीकार करते हुए कह रहा हूं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मीडिया या कोई भी प्रोफेशन, अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। लोग टीवी देख रहे हैं, लोगों की धारणा टीवी से बन रही है। लोग ये बात बोलते हैं कि भारत को आजादी लीज पर मिली थी 1950 में, ये भी सूचना पहुंची। नेहरू के बारे में अफवाह पहुंची, गांधी के बारे में अफवाह पहुंची, अंबेडकर के बारे में तो अफवाह भी नहीं पहुंचने दिया गया। अंबेडकर को तो जानने में धीरे धीरे अब चीजें बदल रही। कहना मेरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये चीजें ना हो और ये हो, यही हमारा विश्लेषण का धर्म है। अगर इस धर्म की बजाय अगर मैं भी किसी दल के साथ खड़ा होते हुए दिखूंगा तो कम से कम मुझे विश्लेषक का तमगा नहीं होगा, फिर मैं पार्टी का प्रवक्ता हो जाऊंगा। अंतिम बात मेरी ये है कि इस विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकले। भाई आप हरियाणा, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारे, भाई अगले साल दिग्विजय जी 3 राज्यों में बड़े चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। उन तीनों में से 2 जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह थी फिर नहीं रही, बीजेपी की सरकार है। हाँ, लेकिन चुनाव तो हारी थी बीजेपी, चुनाव हारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये है दिग्विजय जी, हो सकता है हम लोग फिर बैठेंगे, फिर इस पर बात करेंगे कि इन कुछ महीनों में राजनीति में कितना पानी बहा, भारतीय जनता पार्टी की शैली, चुनाव लड़ने की शैली कितनी बदली, कांग्रेस ने अपने अंदर कितना सुधार किया या अपने जीते हुए राज्यों को कितना बचा पाई। फिर ऐसे करते करते 2024 का चुनाव आएगा, चुनाव दर चुनाव चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अब एक आखिरी बात मेरी ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि 14 के पहले इस देश में कोई स्वर्ण युग था, और मैं अभी भी कह रहा हूं कोई न मीडिया का कोई स्वर्ण युग था, न कोई भारतीयता का कोई स्वर्ण युग था। बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे ऐसी हजारों साल पुराने भी ऐसे हैं जिस पर हमें शर्म आएगी। हमारे मिथकों में ऐसी कहानियां हैं कि जो जातिवादी हैं, धर्म के नाम पर बांटती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि एक नया भारत बने जहां जाति के नाम पर यह न्याय खत्म हो, वर्ग के नाम पर खत्म हो, धर्म के नाम पर किसी की लिंचिंग ना हो, सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव ना हो। ये मेरा धर्म है। अब जो पहले गलतियां हुई, अब एक आखिरी बात कि अगर मुझे आज की आलोचना करनी है तो दिग्विजय जी, क्या मुझे पीछे वाली चीजों को पहले आलोचना करनी होगी कि नेहरू ने ये गलती की, अटल बिहारी ने ये गलती की, राजीव गांधी ने ये गलती की, तब मैं बताऊं कि मोदी जी ने ये गलती की? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आज विश्लेषण ये बात का करना होगा कि 24 तक जाते जाते किन मुद्दों पर चुनाव हो जो जनतंत्र के पक्ष में जाए और नफरत को हराए। कोई भी जीते हारे चुनाव, कल को कांग्रेस राज करती थी, एक बार में कांग्रेस कैसे कैसे क्या क्या करती थी ये सबको पता है।
समाजवादी पार्टी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में थी, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी थी। चुनाव जीता कोई, चुनाव हारा कोई। आज लेकिन विश्लेषण इस बात का है कि हम अगली बार बैठे तो शायद कोई इस बात पर चुनाव का विश्लेषण न करें कि ये दंगा वाला बयान, ये मीडिया के संदेहास्पद स्थिति, चुनाव आयोग की भूमिका, वोट परसेंटेज का गिरना, किसी खास वोटरों को डरा धमका के वोट न देने देना, ये सब ना हो। फिर हम इस बात पर विश्लेषण करें कि भाई इन्होंने ये बात कही, ये हार गए, ये जीत गए, इनको बधाई। शुक्रिया।